हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा एंड वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो बेसिकली आज हम 28 जनवरी से लेकर 3 फेब तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने डिस्कस किए हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स में, उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं कितनी न्यूज़ आपको याद रह गई है। तो आपको इस क्विज को अटेंड करना है जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे कितना रहा आपका स्कोर, मतलब आपको इस पूरे हफ्ते का कितना करंट अफेयर्स याद रहा। तो आज के क्विज में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 35 में से आपका क्या स्कोर रहता है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्विज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले होंगे इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज के बाद हम बात करेंगे हमारे क्विज पे, और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, तो उन इंपॉर्टेंट न्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये हमारा सेशन रहने वाला है। क्लियर? अब पीडीएफ की बात कर लेते। तो वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, ठीक है? या डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगी। तो फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे सबसे पहली बात, और फिर क्विज को देना स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। देखिएगा, 28 जनवरी की बात करते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट डेज पूरे जनवरी मंथ के मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, अपॉइंटमेंट का सेपरेट वीडियो आ चुका है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उस पर मैं काम कर ही रही हूँ, ठीक है? ओके, सो 28 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया इंडियन न्यूज़पेपर डे। अच्छा, हमारे देश का पहला न्यूज़पेपर क्या था? जल्दी से बताओ एसएससी वालों। ये तो भाई एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हमारे देश का पहला जो न्यूज़पेपर था वो था बंगाल गजट, ठीक है? बंगाल गजट हमारी कंट्री का पहला न्यूज़पेपर था। तो इसी के इंसेप्शन की याद में बेसिकली, जो कि जेम्स अगस्टस हिक्की ने इंट्रोड्यूस किया था, हमारी कंट्री का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर 1780 में। इसलिए हम 28 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब 28 जनवरी को हमने एक और दिन सेलिब्रेट किया, विच इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। एक्चुअली ये दिन हमारे देश में जनरली 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी रीजन है कि डेथ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की, और उन्होंने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए थे, काम किया था। तो इसलिए हम जनरली इंडिया में 30 जनवरी को सेलिब्रेट करना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस दिन का सेलिब्रेशन कब किया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। और इस साल का जो लास्ट संडे पड़ा था जनवरी का, वो 28 जनवरी को था। इसलिए हमने वर्ल्ड लेप्रेसी डे 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया। सिंस 1954 इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? डन। थीम क्या है? बीट लिप्रेसी। नेक्स्ट है 30 जनवरी को एक और दिन होता है विच इज शहीद दिवस। क्योंकि आप सभी को पता है 30 जनवरी को 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए हम शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, ठीक है? और 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इस दिन को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह मनाते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम कब मना रहे हैं? तो 2 अक्टूबर को मना रहे हैं, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की। 1 फेब 1 फरवरी को हमने सेलिब्रेट किया इंडियन कोस्टल गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड का ये 48th राइजिंग डे था। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन 1 फेब को हुआ था 1977 में, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये लोग काम करते हैं, ठीक है? डन। नेक्स्ट डे है 2 फेब का जो डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सामने लिख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या रही है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। इस साल हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे कहाँ पर सेलिब्रेट किया है? तो सिरपुर लेक में, इंदौर मध्य प्रदेश में हमने सेलिब्रेशन किया है। 2 फेब 1971 को ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए हम 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे या रामसर दिवस भी कह सकते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारी कंट्री में आज की डेट में टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड हो चुकी हैं 80, ठीक है? और सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कितनी? 16 वेटलैंड आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है? नेक्स्ट है 1 से लेकर 7 फेब के बीच में सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड
इंटरफेथ हार्मनी वीक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इनिशिएटिव था। 2010 में इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि किस तरीके से हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आके सभी कंट्रीज मिलके पीस एंड हार्मनी अंडरस्टैंडिंग की बातें कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 7 फरवरी तक इस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस पूरे हफ्ते के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने डिस्कस किए। आइए बात करते हैं आपकी चांस पे, आपके क्विज पे। देखते हैं कितना चीजें आपको याद है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रूव्ड कॉस्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च कंप्यूटराइजेशन स्कीम। रिसेंटली आपको मैंने पढ़ाया था कंप्यूटराइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहां पर आप देखेंगे जो आपका RCS मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ARDB एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, इनको कंप्यूटराइज किया जाएगा। इसके लिए कितना फंड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 225 करोड़ मतलब 225 करोड़ रुपए यहां पर बजट दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप लोगों का सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है, विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE टू फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द एजुकेशन सेक्टर। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभाल रहे हैं और AICTE ने मिलकर लॉन्च किया है इन्वेस्टर नेटवर्क, जिसमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट, फैकल्टी, इन्वेस्टर एंड मार्केट के प्लेयर सभी लोग आएंगे साथ में और स्टूडेंट को गाइडेंस देंगे, स्टार्टअप के लिए फंडिंग देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक इन द फैब 2024 इज होस्टिंग बाय। कौन सा हमारा स्टेट है जो सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन एनर्जी वीक को सेलिब्रेट कर रहा है, होस्ट कर रहा है? सो आंसर इज गोवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड लीगल इंटरफेस? मैं एक सेकंड पेन ले लेती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। यूनिफाइड लीगल इंटरफेस फॉर द लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल एडवाइस, लीगल असिस्टेंट लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे हर एक व्यक्ति के घर तक, लास्ट माइल तक जस्टिस पहुंच सके और पुअर पर्सन भी इक्वल जस्टिस पा सके और फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाए। इसके लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो मैंने आपको बताया था, याद आया, न्याय सेतु के बारे में बताया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रेज्ड द MOU ऑन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो IT फील्ड में हमने किसके साथ MOU साइन किया है? याद करो, ओमान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो भाई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं आएगा कि यही आ जाए, मैं ये नहीं कह रही, इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना with the target to install rooftop solar power system at blank household across the country। तो यहाँ पर रिसेंटली प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत कितने घरों के ऊपर पैनल्स को लगाया जाएगा? सिंपल सी बात है। तो 1 करोड़, 1 करोड़ ऑप्शन में नहीं है, मतलब 10 मिलियन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 19 चिल्ड्रन को उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, या बिल्कुल सही बात है। इट इज कन्फर्ड द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 10 to 18 ईयर्स। नो, ये 5 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है, ना कि 10 से 18। 7 कैटेगरी में दिया जाता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस नोडल एजेंसी है इसके लिए अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट। क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द MP-led e-साक्षी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रैक द फंड फ्लो अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 2023। देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे एरिया के MPs होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ फंड दिया जाता है। उस फंड का वो प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, इस बात की ट्रैकिंग करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, विच इज ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सिंपल सी बात है। सो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। MP-led फंड की शुरुआत 1993 में हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस एक्सीडेंट डेथ बाय ब्लैंक
बाय 2030। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट कितना है कि 2030 तक हम डेथ रेट, एक्सीडेंट डेथ रेट को कितना कम कर लेंगे? तो आंसर है 50%, 50% तक हम कम कर लेंगे, ऐसा कहना है। विथ विच कंट्री हैज इंडिया खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड साइन द फर्स्ट एवर एग्रीमेंट फॉर द लिथियम एक्सप्लोरेशन इन द माइनिंग प्रोजेक्ट? तो हमारा जो काबिल या फिर आप कह सकते हैं कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है लिथियम एक्सप्लोर करने के लिए? आंसर इज अर्जेंटीना। मैंने आप लोगों को एक लिथियम ट्रायंगल भी एक्सप्लेन किया था, आई थिंक आपको वो पिक्चर याद होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी डी आंसर अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द अनुभव अवार्ड स्कीम? अनुभव अवार्ड स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है? किन्हें? जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको, उन्होंने अपनी सर्विसेज के दौरान क्या काम किया है उसके आधार पर तो आपको बताना है। चलिए बताइए, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेनेंस एंड पेंशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज रिसेंटली क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड। तो रिसेंटली 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड अब तक दिया जा चुका है अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। पूछा गया है कौन सा स्टेट टॉप पर है हाईएस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड क्रिएटेड? तो कौन सा स्टेट टॉप पर है? जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां का स्टेट भी टॉप पर है, आंसर हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट है, India's first national highway steel slag road section has been inaugurated recently on NH66। तो NH66 किसको किससे कनेक्ट करता है? सो मुंबई को गोवा से कनेक्ट करता है NH66। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बी। नेक्स्ट है, who has been awarded the Indian of the Year award for the year 2023 in the category outstanding achievement? किसे अवार्ड दिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इसरो को दिया गया है चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज होस्टेड 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल अंडर द थीम विकसित भारत एट 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा? तो आपको बताना है नेशनल यूथ फेस्टिवल इस साल हमने कहां पर सेलिब्रेट किया, मतलब होस्ट स्टेट कौन सा था? आंसर इज महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 10th edition of the Vibrant Gujarat Global Summit being held in गांधीनगर गुजरात। हम सभी को पता है गांधीनगर गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था। थीम पूछ ली गई है बस, तो थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर, फ्यूचर में जाने का रास्ता भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रसादम। Where has been India's first healthy and hygienic food street named Prasadam inaugurated recently? So आंसर है महाकाल की नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल टू नेम विच एयरपोर्ट एज अ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो अयोध्या का एयरपोर्ट का नाम चेंज करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है, आंसर सी। नेक्स्ट, Union Minister has recently approved signing of MOU between India and which country for the development of a joint small satellite? तो स्मॉल सैटेलाइट तैयार करने के लिए इंडिया और किस कंट्री के बीच में एमओयू साइन हुआ? शॉर्ट न्यूज में मैंने बताया था आपको, याद आया? मॉरिशियस। ऑप्शन डी। इंडिया इज द ब्लैंक कल्चर श्रिम्प प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड श्रिम्प कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मोर देन ब्लैंक ऑफ द टोटल सी फूड एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया। सिंपल से पूछा गया है झींगा के उत्पादन में भारत की क्या स्थान है और पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का इंडिया का परसेंटेज कितना है, इतना पूछा है। तो वर्ल्ड में नंबर 1 आते हैं हम प्रोडक्शन के मामले में और पूरे वर्ल्ड का हम 65% प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट 108 वेन्यू? तो रिसेंटली किस स्टेट में 108 वेन्यू पे साथ में साइमल्टेनियसली जो है वो सूर्य नमस्कार किया गया था और इस पूरे इवेंट को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? सो आंसर इज गुजरात। ऑप्शन सी। डन। डॉक्टर नित्या आनंद पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 99। ही वॉज डिस्कवर्ड ऑफ, उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी? तो आंसर हो जाएगा इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसका नाम है सहेली। ऑप्शन बी। ये तो इजी क्वेश्चन था, राइट?
नेक्स्ट है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, विच कंपनी हैज साइन अ डील विद यूएई ADNOC गैस टू बाय 0.5 मिलियन टन ऑफ LNG एनुअली फॉर द 10 years। तो किसने MOU साइन किया था? गेल ने। गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज इंक्रीज इट्स GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया टू व्हाट परसेंट फ्रॉम 6.3 इन FY24। तो 6.3% से बढ़ा दी है 6.7%, मतलब 40 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट किया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अजाली असोमनी हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज कोमोरोस। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, पता होगा ये तो आपको। चलिए नेक्स्ट है, 2-time एशियन गेम्स मेडलिस्ट नवरेम रोसिबिना देवी हैज बीन नेम्ड इंटरनेशनल बुशु फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किस स्टेट से है? आंसर इज मणिपुर। ऑप्शन डी। एज पर द लेटेस्ट सेंसस हाउ मेनी स्नो लेपर्ड आर इन इंडिया? कितने स्नो लेपर्ड है भाई भारत में? तो आंसर है 718, 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है। लद्दाख में भी कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, in January 2024, the RBI has directed which payment bank to cease all deposit and credit transaction after 29th of Feb 2024? तो किसके पेमेंट्स को रोक दिया है, ट्रांजेक्शंस को रोक दिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। Who has been appointed as the chairman of the Asian Cricket Council? थर्ड टाइम यहाँ पे बन चुके हैं चेयरमैन। कौन? जय शाह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विमेन सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेलारूस की टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है अरियाना सबलेंका। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कलाइगनार स्पोर्ट किट स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी। किस स्टेट की स्कीम है ये? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम का नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, Which state government has decided to launch a mass drug administrator campaign to eliminate fileria? Eliminate fileria को खत्म करने के लिए मास ड्रग कैंपेन की शुरुआत किस स्टेट ने की है? बताइए। आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। पहला स्टेटमेंट है, इंडेक्स ये जो है वो आप इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट पब्लिश करती है। तो आंसर है गलत। इसको तो हमें पता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्केल है वो 0 से 100 तक का है। 0 का मतलब होता है वेरी क्लीन और 100 का मतलब होता है हाईली करप्टेड। बिल्कुल गलत। 0 का मतलब होता है हाईली करप्टेड और 1 का मतलब होता है वेरी क्लीन, ठीक है। इंडिया की प्लेस 93rd पे है, बिल्कुल सही बात है। डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। सूडान लास्ट पे है, नहीं, सोमालिया लास्ट पे है। पूछा है कितने इनकरेक्ट है, तो आप ही देख के बता सकते हैं यहाँ पे हमको कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिल गए। आंसर है 3 स्टेटमेंट, ठीक है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक हैज बीन सेट अप इन विच यूनिवर्सिटी? तो कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने 2 Feb को सेलिब्रेट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थीम क्या रही? तो थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? WHO ने पहली बार सर्टिफिकेट दिए हैं उन 5 कंट्रीज को जिन्होंने ट्रांस फैटी एसिड को एलिमिनेट करने के लिए इंडस्ट्री प्रोडक्ट से एक अच्छा काम किया है, प्रोग्रेस दिखाई है। तो उन 5 कंट्रीज के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, सही आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? तो आपका जो भी स्कोर रहता है वो भी बताएंगे और इसके अलावा सही सही बताएंगे, ठीक है, और आंसर भी बताएंगे इस क्वेश्चन का। आइए हम कुछ न्यूज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली न्यूज है यहाँ पर, न्यू सोलर पावर स्कीम फॉर PBTG के लिए एक नई सोलर पावर स्कीम को अप्रूव किया गया है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। आप लोगों को PM जनमन स्कीम के बारे में पता होगा। ये स्कीम आपको एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इस स्कीम का इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च की थी, तो लॉन्चिंग डेट भी इसकी VVIMP है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय
अभियान, जिसको हम पीएम जनमन स्कीम कहते हैं, जो कि बेसिकली सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करने का काम करता है पीबीटीजी ग्रुप का, ट्राइबल कम्युनिटी का। इस स्कीम को 15 नवंबर को, जब हम आदिवासी दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, सो 15 नवंबर 2023 को हमने इस स्कीम को झारखंड से लॉन्च किया था, जनजाति गौरव दिवस के दिन। इस स्कीम के लिए आप देखेंगे 24,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ठीक है, अब ये स्कीम करती क्या है? इस स्कीम का बेसिकली उद्देश्य यही है कि सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करना पीबीटीजी कम्युनिटी का। कई सारे छोटे छोटे गांव में ये कम्युनिटीज रहती है, उनके पास प्रॉपर घर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, टैप वाटर कनेक्शन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है, उनके जो गांव है वो सड़कों से कनेक्टेड नहीं है, या प्रॉपर आंगनबाड़ी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तो इन सारी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो अभी इसी स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है क्या? न्यू सोलर पावर स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो नई सोलर पावर स्कीम को लॉन्च किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो 1 लाख जो अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड है पीबीटीजी एरियाज में, उनको बिजली प्रोवाइड करना, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये इसका मकसद है। और ऐसे 1 लाख घरों को आइडेंटिफाई कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कितने स्टेट को कवर करेंगे? तो 18 स्टेट और यूटी को कवर किया जाएगा। टाइमलाइन कितनी दी गई है? 3 साल की दी गई है कि आपको ऐसे 1 लाख घरों को आइडेंटिफाई करना है जिनके पास, जो कि पीबीटीजी एरिया में है या उनके घर हैं, और उनको इलेक्ट्रीफाई करना है। और 3 साल का समय है यहाँ पर, जिसके लिए 515 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे 2023-4 से लेकर 25-26 तक। ठीक है, अब इसका फंड का सोर्स क्या है? 515 करोड़ रुपए कौन दे रहा है भाई? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको फंड देगी। कितने समय के लिए? 3 साल के लिए फंड दिया जाएगा आपको काम करने के लिए। फंड भी देखो, पहले साल में 20 करोड़, फिर 255 करोड़, फिर 240 करोड़, ऐसे टोटल 515 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिया जाएगा न्यू सोलर पावर को सेटअप करने के लिए पीबीटीजी एरियाज में। ठीक है, क्या क्या किया जाएगा इसमें? तो सोलर होम लाइटिंग सिस्टम। तो ऐसे जो आपके हाउस होल्ड है जो पीबीटीजी एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, उनके घरों में नेसेसरी जो अप्लायंसेज है, जैसे कि एलईडी बल्ब हो गया, फैन हो गया, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करना। इंस्टॉल अकेला नहीं करना, ये जो आपने एलईडी इंस्टॉल किया है, पंखे लगाए हैं, उनको 5 ईयर तक मेंटेनेंस सर्विस भी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सोलराइजेशन ऑफ मल्टीपर्पज सेंटर इन द पीबीटीजी एरियाज। तो पीबीटीजी एरियाज में जो मल्टीपर्पज सेंटर है, जो कि ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सोलर पावर आपको पैक या बैटरी तैयार करनी है और इन सेंटर्स को कनेक्ट करना है। इसके लिए 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और हर एक जो मल्टीपर्पज सेंटर है, हर एक एमपीसी के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। डन, ये पूरी स्कीम थी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एग्री फूड सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट फोरम तैयार किया गया है। क्यों तैयार किया वो मैं बताती हूँ आपको। पहले हम ये सीखते हैं कि किसने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग हमारा थिंक टैंक, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों बॉडीज ने मिलकर, वापस रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन से 3 बॉडी हैं? नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, एंड FAO। इन तीनों ने मिलकर ज्वाइंटली लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट फंड या इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया इन न्यू दिल्ली। अब ये क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जो साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, पानी कम गिरा, तो ऐसे में क्या होता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, फार्मर्स को भी लॉसेस होते हैं। तो हमको सबसे पहले करना पड़ेगा कि हमारे प्रायोरिटीज क्या है, उन चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना है और उन सेक्टर में हमें फंडिंग करनी है। और फंडिंग के लिए बुलाया किसको गया है? आपके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल बॉडीज हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर है, इन सबको इन्वाइट किया गया है कि आप आओ और इन्वेस्ट करो, और जो पैसा आएगा हम उनको एग्रो फील्ड में लगाएंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में लगाएंगे। टू डेवलप एन इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप स्ट्रेटजी to advance climate resilient and agri food system among the government, private sector and farmer organization and financial institute in India। ये जो फंड आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा है, कभी फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, हमारी जो सॉइल है अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई तो भी ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा सलाइन हो गई, बहुत ज़्यादा
है तो भी उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ऐसी जो कंडीशंस है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में कई बार हमको ऐसे फेस करना पड़ता है, या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण फूड सिक्योरिटी एक रीजन बन जाता है। कोई डिसीज अगर हमारे फूड ग्रेन्स में लग गई तो पूरी आपकी जो ग्रेन्स है वो तबाह हो जाती हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनसे निपटारा पाने के लिए हमको इसके लिए एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बता के नहीं आती। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो फील्ड है हमारी वो 13% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी करती है। आप कहेंगे कैसे? अगर आप लोग ने धान के खेत देखे होंगे तो धान के खेत में पानी भरा रहता है, दलदली जमीन होती है, तो धान के खेत भी आपका मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर 13% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक सिस्टम तैयार करना है कि हम क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर सके, हम इंश्योर कर सके फूड प्रोडक्शन इनहांस कर सके, फूड प्रोडक्शन को, फूड चेन को, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके, और लाइफ स्टाइल जो है फार्मर्स की वो इंप्रूव कर सके। तो ये सारी चीजें करने के लिए पैसा तो लगेगा, और पैसा के लिए ये फोरम तैयार कर लिया किसने? नीति आयोग ने, FAO ने और मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर ने। ठीक है, अगर मैं बात करूं अबाउट द FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका मकसद है डिफीट हंगर। ठीक है, 194 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये दोनों जो आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है FAO के, और FAO का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया है, कहां पर है? रोम, इटली में है। अब यहाँ पर ये एक छोटी सी लिस्ट है, ये कुछ पब्लिकेशन है या कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि FAO रिलीज करता है। तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में रहेंगी। सारी जो रिपोर्ट है ऑलमोस्ट आपकी, आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर से, फूड सिक्योरिटी से, फॉरेस्ट, फिशरी, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। लास्ट न्यूज के ऊपर डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखो भाई, SSC वालों, रेलवे वालों, बैंकिंग वालों, RBI वालों, सभी लोग देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आजकल अपने एग्जाम में देखो नंबर क्वेश्चन बड़े चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, तो सीधे नंबर यहां से आ सकते हैं। आइए बात करते हैं थर्ड एडवांस एस्टीमेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है? जहां पे हम प्लांटेशन करते हैं वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर की एक ब्रांच ही होती है आपकी हॉर्टिकल्चर, जो कि गार्डनिंग एंड प्लांट से डील करती है, ना कि ट्रीज से डील करती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने थर्ड एडवांस एस्टिमेशन ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का रिलीज किया है कि हमने कितने एरिया में हमने एस्टिमेट किया है कि 2022-23 में हमने कितने एरिया में हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जियां लगाई हैं, फलों को लगाया है या फिर फूलों को लगाया है, वो एरिया कितना है और प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, तो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन देखेंगे हम कितना है, 355.25 मिलियन टन, 355.25 मिलियन टन। ठीक है, जो कि अगर हम 2021-22 के कंपैरिजन में देखते हैं तो 2.32% इंक्रीज हुआ है। इट इज अबाउट 8.07 मिलियन टन मोर देन द ईयर 21-22। 2021-22 के कंपैरिजन में इस साल प्रोडक्शन मतलब 2022-23 का प्रोडक्शन 2.32% ज्यादा रहा है। टोटल एरिया जो कि कवर किया गया है वो 28.34 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कवर किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन कितना रहा है, वेजिटेबल प्रोडक्शन का क्या एस्टिमेशन है वो देखते हैं। तो फ्रूट प्रोडक्शन 109.53 मिलियन टन, ठीक है, जबकि आप देखेंगे 21-22 में 107.51 मिलियन टन था। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल 213.88 मिलियन टन रहा है। ठीक है, अगर पोटैटो का प्रोडक्शन हम देखते हैं तो एक्सपेक्ट किया गया है 60.22 मिलियन टन। ठीक है, और वही टमाटर की बात कर लेते हैं तो 20.37 मिलियन टन टमाटोज का प्रोडक्शन एस्टिमेट किया गया है। ये एडवांस एस्टिमेशन है। ठीक है, डन, क्लियर हो गई चीजें। तो आपको कुछ डेटा एक्चुअली याद करने होते हैं, कोई ट्रिक नहीं होती। आप ट्रिक बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन कुछ डेटा आपको एक्यूरेट वैसे ही याद रखने पड़ते हैं जब तक कोई फाइनल नहीं आ जाता है अगला रिपोर्ट, तब तक के लिए। ओके, सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और स्कोर जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर।